नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है द नेक्स्ट क्लासेस के एक और नए सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, या हम कहें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में, जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आप सभी के लिए एक वीडियो तैयार किया है, जिसमें इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी आपके कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कि लगभग खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे आप प्रश्न देख के ही समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के एक ऐसी प्रश्न के बारे में जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये समझना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार के प्रश्न की एक हमें अपरिमेय संख्या दे दिए जाते हैं कि यहाँ पे जैसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें पता है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है या कैसे है। बच्चे इसमें प्रश्न को पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाते हैं जब कक्षा 10 में नए नए आते हैं। ये पहले अध्याय का प्रश्न है। प्रश्नावली 1.3 में इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। इसके उदाहरण में भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या 5 प्लस का √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, तो इस चीज को हम समझने वाले हैं। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो में हम 3 तरीकों की चर्चा करेंगे, जिससे हम ये समझ सकेंगे या अपनी तर्क विकसित कर सकेंगे। याद करने की जगह पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रश्न को याद कर लेते हैं। यदि √5 आए तो इस प्रकार से लिखना है, √2 आ जाए तो इस प्रकार से लिखना है, यानी कि 5 की जगह पे 2 बदल देना है, 3 आ जाए तो 3 बदल देना है 5 की जगह पे। इस तरीके से बच्चे याद कर लेते हैं। इसमें क्या कंसेप्ट यूज हो रहे हैं और किस तरीके से इसे समझना है, ये वो भूल जाते हैं या उन्हें दिक्कत करती है। यदि इस प्रश्न के कंसेप्ट को आप समझते हैं कि हमें किस प्रकार से इसे सिद्ध करना है या हम किस प्रकार से इसे सिद्ध कर रहे हैं, तो आपको ये तर्क करने में क्या करेगा, मदद करेगा कि अन्य प्रश्नों में जो आपको डाउट होंगे उसे पूछने में, या अपने टीचर से पूछने में प्रश्नों को कि सर यहाँ पे ये हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। ये विकसित करता है। चलिए हम पहले तरीके की बात करते हैं। इससे पहले इस प्रश्न को हम एक बार फिर से पढ़ के समझ लेते हैं कि ये प्रश्न कह क्या रहा है। ये प्रश्न हमसे कह रहा है, ये प्रश्नावली 1.3 का जो पहला अध्याय है, अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसका ये प्रश्न है। ये कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पहले से पता है कि √5 है, ये परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। हमने देखा है ना कि कोई भी संख्या जो अभाज्य संख्या हो, अगर रूट के अंदर में है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि √2, यहाँ पे हम √2 लिख सकते हैं। √3 भी एक अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर है। या कोई ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो रूट के अंदर है, वो भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि 6 अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है, लेकिन 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इन प्रकार की संख्याओं को हमें पहले से पता है कि ये अपरिमेय है, लेकिन इन्हें हम सिद्ध कैसे करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका, हम तरीका नंबर 1 लिख लेते हैं। तरीका नंबर 1, हम सबसे पहली चीज बात करेंगे परिभाषा की। परिभाषा कि हमने अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या पढ़ रखी है। हमने बेसिक चीज में ये पढ़ रखा है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। हमने ये देख रखा है कि अपरिमेय संख्या उस प्रकार की हम संख्याओं को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जहां पे ये जो p और q है, ये दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होता है। और ऐसे ही हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रखा है कि जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती है। p और q दोनों उन स्थितियों में भी पूर्णांक होते हैं, और q शून्य नहीं होना चाहिए। हमने अपरिमेय संख्या की जो चीजें हैं, मैं क्लियर कर दूं एक बार फिर से कि अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या पढ़ रखी है। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इस रूप में वो संख्याएं नहीं होती हैं, उन्हें ही हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, ये हमारा √5 है। अगर इसकी तुलना हम करें p/q से, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि √5 के नीचे हम एक हर में लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे p आएगा √5 के बराबर, और q हमारा आएगा 1 के बराबर। यहाँ आप देखेंगे तो जो q है 1 है, ये 0 के बराबर नहीं है। और यहाँ पे जो p है, ये √5 के बराबर है, ये कोई पूर्णांक नहीं है। जब भी हम लोगों ने पूर्णांक के बारे में पढ़ा है, √5 की चर्चा हम लोगों ने की ही नहीं है, यानी कि ये इस रूप में व्यक्त नहीं हो पा रहा है। तो हम कह सकते हैं परिभाषा के अनुसार कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार से हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं। इसे भाषा के रूप में लिखना होगा कि कैसे सिद्ध करना है। इन तरीके को हम समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, लेकिन पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है,
अब हम दूसरे तरीके पे चलते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं तरीका नंबर 2 कि किस प्रकार से हम रूट 5 को दर्शा सकते हैं कि ये एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरी चीज की हम बात करते हैं। हमने क्या देख रखा है कि इस चीज का क्या मतलब है, ये रूट 5 जो लिखा हुआ है इसका मूल मतलब क्या है। ये जो संख्या लिखी हुई है ना, इसका आप वर्गमूल बताइए, वर्गमूल निकाल के बताइए, इसका अर्थ यही तो होता है। तो यदि आप एक काम करें कि जो संख्या रूट में लिखी गई है इसका आप वर्गमूल निकाल दे 5 का, तो क्या प्राप्त होगा। यहां पे कुछ संख्या प्राप्त होगी भागफल के रूप में। ये कौन सी संख्या होगी। हमने एक गुण के रूप में पढ़ रखा है कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं इनका जो दशमलव प्रसार होता है, क्या होता है, दशमलव प्रसार जो होता है ये किस प्रकार से होता है, अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में जो दशमलव संख्याएं होती है ये क्या होता है, दशमलव के बाद जो भी अंक आ रहे होते हैं ये एक दूसरे को ना ही रिपीट करते हैं और ना ही ये कभी खत्म होते हैं। इसलिए इस प्रकार के दशमलव संख्याएं जो होती है इनको अशांत अनावर्ती कहते हैं, और जो अपरिमेय संख्याएं होती है इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। जब भी इस संख्या का आप वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पे जो भागफल के रूप में आएगा, जो संख्या इसकी वर्गमूल आएगी वही इसका भागफल होता है, ये अशांत अनावर्ती आएगी। और इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि ये जो रूट 5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे मैं उदाहरण के रूप में रूट 5 ले रहा हूं। आप रूट 5 की जगह पे क्या क्या ले सकते हैं, रूट 3 भी ले सकते हैं, रूट 2 भी ले सकते हैं, रूट 6 भी ले सकते हैं, रूट 8 भी ले सकते हैं, या जो भी संख्याएं बन सकती है 3 प्लस का रूट 5, या जो इस प्रकार की संख्याएं आप बना सकते हैं जो अपरिमेय है। हम ये भी गुण के रूप में जानते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका भी हम प्रयोग करना चाहें तो इस प्रकार की संख्याओं में सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं, अन्यथा जानकारी के लिए आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया जिससे हम ये सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि रूट 5 या इस प्रकार की जो संख्याएं अपरिमेय हैं ये क्यों अपरिमेय है। ठीक है, इस तरीके को मैं पूरे रूप से इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इन तरीकों को केवल हम समझ रहे हैं, अपनी समझ विकसित करने के लिए इसे सीख रहे हैं। हम इसे एग्जाम में लिख के नहीं आएंगे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति पूछे तो हम उससे बता सकते हैं कि इस प्रकार से इसे सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में हम लिख के नहीं आएंगे। तो एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, जो तरीका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे कि इसकी हम चर्चा करते हैं तरीका नंबर 3 की। ये वाला तरीका हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तरीका नंबर 3, और इसी प्रकार से आपको एनसीईआरटी में जो भी मतलब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें लिख के आने हैं, या जो आपके स्कूल के एग्जाम होंगे उसमें लिख के आने हैं, क्योंकि इसी प्रकार के आंसर शीट में ही उत्तर होते हैं। जो आपका कॉपी चेक करने के लिए टीचर के पास आंसर शीट आता है उसमें तरीका नंबर 3 जो बताया गया है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी तरीके से आपका आंसर पुस्तिका आती है और उसी से टीचर चेक करता है, या सभी टीचर इसी प्रकार के समझते हैं कि इसी प्रकार से बच्चे को हल करने आना चाहिए। ये तरीका क्या है इस पे हम बात करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि हमें क्या सिद्ध करना है कि जो रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 तरीकों की चर्चा कर ली, अब तीसरे तरीके की बात करते हैं। जब इसका हम हल करने बैठेंगे या हम एक्सप्लेन करने बैठेंगे कि ये क्यों एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो हमें पहले से ही बार बार मन में प्रश्न उठाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें फिर से कैसे सिद्ध करना है, क्यों हमें सिद्ध करना है, हमें कुछ पता नहीं है। हम एक काम करते हैं कि ये जो अपरिमेय संख्या है ना, इसे अपरिमेय की जगह पे हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि जो रूट 5 है ये एक अपरिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या है। एनसीईआरटी भी यही कहता है कि आप पहले इसको मान लो कि ये जो रूट 5 है ये एक परिमेय संख्या है। यदि आपने इसे एक परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार आप रूट 5 को p/q के रूप में लिख सकते हो। यदि ये p/q के रूप में है तो यहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और p और q पूर्णांक के साथ साथ q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि परिमेय संख्या में q का मान शून्य हो जाएगा, किसी भी संख्या में जो p/q के रूप में और q शून्य है, तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिभाषित हो जाती है। ठीक, यहाँ पे हम आगे चलते हैं, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे p और जो q है ना, इनके गुण एक और होते हैं कि p और q का जो HCF होता है, HCF होता है p और q का, ये 1 के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है।
यानी कि दोनों संख्याएं एक से कटेंगी, स्वयं से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। ठीक, अब देखिए इसके आगे अगर हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया तो इसके आगे हमें क्या करना है, सोचना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि इसमें हमें आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो हम इसके दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही मन कर रहा है कि देखते हैं कि आगे क्या होता है, इस रूट को हटाने के लिए कर देते हैं। तो जब इसका आप वर्ग करेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √5 का होल स्क्वायर और p² बट्टे का q² या p बट्टे q का होल स्क्वायर। फिर इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। एक काम करते हैं कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि q² बराबर इस √5 का वर्ग करिएगा तो हमें 5 प्राप्त होगा, और 5 को नीचे ले जा रहे हैं और q को 5 की जगह पर लेके आ जा रहे हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं p² बट्टे 5। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्यों मान रहे हैं, ऐसे ही समीकरण नंबर हम 1 मान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस चीज को समझिए। अगर मैं आपको एक संख्या दे दूं इस प्रकार से कि 10/5 लिखा हुआ है, तो 10/5 को आप क्या लिखेंगे, 5 से कटाएंगे 10 को तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, या आप कहिए कि ये 10/5 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, एक ही बात है। यानी कि हम 10/5 को इस प्रकार से 2 के बराबर लिख सकते हैं, ये 10/5 2 के बराबर है। तो आप यहां पे भी ये देखिए कि एक संख्या है, इससे 5 से भाग देने पर q² आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। कब बराबर हैं, कि जब इस 5 से इस p² में भाग देंगे तो इसका जो कट के आ रहा है बराबर, यहां पे 2 आ रहा है, ऐसे ही ये q² आ रहा है। और आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो संख्या लिखी हुई है, ये 5 क्या है, 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। हम सब जानते हैं कि 5 एक अभाज्य संख्या है। तो यहां पे हम ये देख पाएंगे कि एक अभाज्य संख्या एक संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये 10 है, p क्या है, 10 है, तो 10 का हम वर्ग करेंगे तो ये 5 आएगा, नीचे 5 है। तो मान लेते हैं कि जब हमने p 10 माना है तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 5 में हम भाग देंगे तो 20 आएगा। यही 20 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, q² के बराबर। ये 20 क्या है, q² है। हम यहाँ पे एक चीज और गौर करेंगे, गौर करने वाली चीज ये है कि जब हम 5 से 100 में भाग दे रहे हैं तो 20 आ रहा है, तो ये जो 10 का वर्ग है इसको ये 5 विभाजित कर दे रहा है, तो ये 10 को भी विभाजित करेगा। ऐसा एक हमने परिमेय भी एनसीईआरटी में पढ़ा है कि यदि कोई संख्या, कोई अभाज्य संख्या किसी अन्य संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो उस संख्या को भी वो विभाजित करेगी। तो यहां पे हम क्या देख पाएंगे कि जो 5 है ना, p² को विभाजित कर रही है। क्या हो रही है कि 5 समीकरण 1 में 5 p² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो यह 5 को भी विभाजित करेगा। तो यह p को भी विभाजित करेगा, क्षमा कीजिएगा, p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख के निष्कर्ष निकाल रहे हैं, पहली सी पढ़ी हुई चीजों को समझ रहे हैं कि 5 अगर p² को काट रही है, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, तो p² को कब काटेगी, जब आप p² को ऐसे p गुणे p लिखेंगे तो इस p में 5 होना चाहिए तभी ये काटेगी। अगर p में 5 नहीं है तो ये क्यों काटेगी उसको। तो इससे भी हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं कि यदि आप p² में 5 से भाग दे रहे हैं तो q² आ रहा है, या आप कह रहे हैं कि p 5 को भी विभाजित करेगी, तो p 5 को कितनी बार में विभाजित करेगी। जैसे कि हम 10 को 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो अगर p में 5 से भाग देंगे तो यहां पे भी तो कुछ आएगा। तो हम मान लेते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो 2 गुणे 5 आएगा, p का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो 5 गुणे कुछ तो आएगा यहाँ पे। जैसे कि 5 से ये संख्या कट रही है तो यहाँ पे भी तो कुछ आएगा, कुछ बार में भाग लगेगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये r बार में काट रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि p है, इसको हम 5r के बराबर लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहां पे आपने क्या देखा कि 5 p² को विभाजित कर रही है तो p को भी विभाजित करेगी। यदि p को विभाजित कर रही है तो हम p को इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैंने आप सभी को समझाया, क्या समझ में नहीं आया, कि आया आप कमेंट करके बताएंगे। फिर हम आगे चलेंगे तो इस समीकरण 2 में जो p का मान आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं।
हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है कि क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर बटे 5 के। तो यहाँ पे अगर आप मान रखेंगे 5r पी का, तो 5r का होल स्क्वायर बन जाएगा, बट्टे का 5 हो जाएगा। इसको भी हम सरल करते हैं, सरल करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 25r स्क्वायर बट्टे 5 होगा। इस 5 से 25 को हम 5 बार में काट देंगे और सरल करेंगे तो 5r स्क्वायर बट्टे कुछ नहीं प्राप्त होगा, बट्टा में 1 होगा। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करेंगे इसको, तो हम आर स्क्वायर को क्यू स्क्वायर बट्टे 5 के रूप में लिख सकते हैं। केवल हम इधर से उधर रीअरेंजिंग कर रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सके। निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए जो ये समीकरण आपको प्राप्त हुआ है, ये सेम समीकरण नंबर 1 जैसा है, केवल इसमें p के जगह पे कहीं r आ गया है। यहाँ पे पहले क्यू स्क्वायर था, तो यहाँ पे r स्क्वायर आ गया है, और p स्क्वायर के जगह पे क्यू स्क्वायर आ गया है, और नीचे 5 वैसे का वैसा ही है। तो हम यहां से भी एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो 5 है, यदि क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, आप फिर से समझिए, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यदि कोई अभाज्य संख्या क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है, जैसे कि 15 के वर्ग को ये विभाजित करेगी, तो 15 गुणे 15 इसको हम लिख सकते हैं। 15 गुणे 15 लिखेंगे तो ये 5 इस 15 को 3 बार में काटेगी, तो इस 15 को तो काट रही है ना, जिसका ये वर्ग है। हम इसके वर्ग को पूरे को विभाजित कर रहे हैं, इसमें 15 है, ये 15 को काट रही है। तो यहां पे भी तो क्यू स्क्वायर के वर्ग को यदि भाग देने पे आर स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्यू को काटेगी, तभी इस प्रकार से होगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगी, अर्थात क्या कि 5 क्यू में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। यही चीज लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब भी यही है। या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि Q बराबर 5, R के जगह पे हम यहाँ पे S लिख देते हैं, क्योंकि अगर Q को 5 काट रही है तो कुछ मर्तबा में तो काटेगी, इस मर्तबा के जगह पे हमने S लिख दिया। या इसका यही मतलब हुआ कि अर्थात 5 Q में क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पे देखिए, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में P में भी और Q में भी 5 उभयनिष्ठ है। हमने यहाँ पे माना है कि इन दोनों संख्याओं का HCF 1 है, यानी कि उसमें उभयनिष्ठ 1 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ समीकरण को रीअरेंज कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं किया है, किसी के मान में भी कुछ परिवर्तन नहीं किया है, बस कुछ वर्ग किया है, इधर उधर भाग को गुणा में किया है, गुणा को भाग में किया है, और यहाँ पे हमने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला, हमारा निष्कर्ष ये है कि हमने क्या माना है, हमने माना है कि P और Q में, यहां पे P करिए, P और Q में एक के अलावा या एक के अतिरिक्त कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन क्या, समीकरण नंबर जो हमारा 2 है और समीकरण नंबर हमारा 3 है, इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि P और Q में 5 भी उभयनिष्ठ है। इसको सही से लिख लेते हैं। अतः क्या हो रहा है, हमारे कथन का विरोध हो रहा है, जो हमने माना है उसका विरोध हो रहा है। यह क्यों हो रहा है, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्या कर लिया है कि √5 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया है। ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। हमारे मानने के गलती की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। गणित क्या कहता है कि जो चीजें सत्य है, यदि उसको आप सत्य मानते हो तो वो सत्य प्रमाण पे जाएगी। यदि किसी चीज को गलत मान लिया है तो वो गलत प्रमाण पे जाएगी, वो सही आंसर नहीं देगी। तो जो हमने माना है उसका विरोध यहाँ पे हो रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि √5 परिमेय तो नहीं है, और परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं होने के बाद इसको हम अपरिमेय इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। आशा है कि √5 के माध्यम से आप सभी को यह समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक अपरिमेय संख्या को आप अपरिमेय दर्शा सकते हैं।
आप इस विधि को इस तरीके से याद रखिएगा कि जो संख्याएं या तो अभाज्य होंगी वो वर्ग में हो, या पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो वो वर्ग में हो। जैसे कि 5 के जगह पे आप 2, √3, √6, √7 इस प्रकार की संख्याओं को ले सकते हैं। √4 को नहीं ले सकते क्योंकि √4 क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, जो अंदर 2 बार होता है, एक बार बाहर आ जाता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और 2 एक परिमेय संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आशा है कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। ये प्रश्नावली का प्रश्न है, प्रश्नावली 1.3 का। इसमें और कुछ प्रश्न दिए गए हैं और कुछ टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगले और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कक्षा 10 के किसी भी अध्याय का नोट्स, एक्सरसाइज, सॉल्यूशन आप फ्री में डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं www.thenextclasses.com या केवल thenextclasses.com। चलिए मैं आप सभी को बता ही देता हूं कि किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल में आ जाना है, यहाँ पे सर्च बार में लिखना है thenextclasses.com। हमने पहले से कभी सर्च कर रखा है तो ये ऊपर नाम ही आ रहा है, हम इस पे क्लिक कर दे रहे हैं। आप स्पेलिंग देख के यहाँ पे जो स्पेलिंग द नेक्स्ट क्लासेस लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा, हमारा वेबसाइट सामने आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज सोल्यूशन कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं, नोट्स चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहे तो प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सरसाइज सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। हम एक्सरसाइज सोल्यूशन वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे सामने एक्सरसाइज सोल्यूशन खुल के आ जाए। यहाँ पे मैथ्स के सभी प्रश्नावलियों के एक्सरसाइज सोल्यूशन दिए गए हैं, साइंस के सभी प्रश्नावलियों के एक्सरसाइज सोल्यूशन दिए गए हैं, और सोशल साइंस के भी और हिंदी के अन्य सभी के भी आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि प्रश्नावली 1.3 का सोल्यूशन देखना है तो इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, इसका सोल्यूशन आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे इसका PDF रूप दिया गया है, जहां पे यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आप भाषा के साथ लिखते हुए इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कि माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम √5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक है और एक के अतिरिक्त इसमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी लिख देंगे कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम इसको ही समीकरण नंबर 1 मान लिया है हमने, और समीकरण 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और आगे की चीजें आप देख ही सकते हैं। मैंने आप सभी को समझा दिया है, जो भी प्रश्न है इसके हल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, आशा है कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।